कुमार सिंह। चलिए एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात हो रही है इस चैनल के माध्यम से, यानी चंद्रा इंस्टीट्यूट। तो आज अब जो ये टारगेट है इसका, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जब आप लोगों का एग्जाम आएगा तो आपके साथ भी न्याय किया जाएगा। संस्थान प्रत्येक एग्जाम के साथ न्याय करने का प्रयास करता है और कल ही सूचना आई है और आज ये कोर्स अपडेट कर दिया गया है प्रैक्टिस के नाम पे। चलिए पहला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स, चार्ल्स ग्रांट या इनमें से कोई नहीं? ये सवाल है आपका। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स, चार्ल्स ग्रांट या इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा कब स्थापना हुई है? 1784 ईस्वी में। कब स्थापना हुई है? कहां पे स्थापना हुई है? कलकत्ता में स्थापना हुई है। ठीक है, कलकत्ता में स्थापना हुई है। किसने किया है? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारतीय विद्या को पुनर्जीवन करने का पहला प्रयास किसने किया? किस गवर्नर जनरल ने? अगर ये सवाल पूछे आपसे कि भारतीय विद्या को पुनर्जीवन करने का पहला प्रयास किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब किया? 1781 में इसने पहली बार क्या किया था? मदरसा की स्थापना कराया था। कहां पे? कलकत्ता में। तो पहली बार जो है मदरसा की स्थापना कौन कर रहा है? वारेन हेस्टिंग्स कर रहा है। कब? 1781 में। उसके 3 साल बाद क्या स्थापना हो रही है? विलियम जोन्स के द्वारा क्या स्थापना हो रही है? आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। और यही विलियम जोन्स है जिन्होंने आगे चल करके यही विलियम जोन्स है जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना किसकी है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम और आपका गीत गोविंद, जयदेव का गीत गोविंद, ये 2 किताबों का अनुवाद करते हैं, गीत गोविंद। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1784 में स्थापना हो रही है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। और कौन स्थापना कर रहा है? विलियम जोन्स स्थापना कर रहे हैं। और 1789 में और 1792 में विलियम जोन्स ने ही अभिज्ञान शाकुंतलम और आपका गीत गोविंद, किसकी रचना है गीत गोविंद? ये तो आप जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम ये जयदेव की रचना है। तो जयदेव की रचना गीत गोविंद है। इसका अनुवाद और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। किसके बारे में? विलियम जोन्स के बारे में। देखिए यहाँ पे और समझ लीजिएगा, ये जो एशियाटिक सोसाइटी जो स्थापना की गई है ये किस उद्देश्य से की जा रही है? इसका उद्देश्य है भारतीय किताबों को, भारतीय जो पुस्तक है, भगवद गीता, मनुस्मृति, अभिज्ञान शाकुंतलम, हितोपदेश, जयदेव का गीत गोविंद, ऐसी किताबों का अनुवाद करना था। भारतीय धर्म, साहित्य, कला, संस्कृति, इन सबको समझना था। क्यों समझना था? क्योंकि इनको यहां पे अब शासन करना था। ठीक है, तो ये जो स्थापना हुई है इसी वजह से हुआ था। और 3 जगह स्थापना हुई है, जैसा मैंने बताया है। आप कैसे आप इसको याद करेंगे? कमल याद करिएगा। क्या? कमल याद करिएगा। ठीक है, तो कमल खिला है। कहां पे खिला? 1784 में। कहां पे खिला था? बंगाल में। मुंबई में 1804 में और लंदन में 1823 में। तो 3 जगहों पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही है। 3 जगहों पर। कहां पर? 1784 में कलकत्ता में, 1804 में मुंबई में, 1823 में लंदन में। अभी जो परीक्षा हुई थी शायद संभवतः टीजीटी या पीजीटी, किसी एग्जाम में एक पूछा गया है, तो ये वाला पूछा गया था, 1804 वाला पूछा गया था। अब लंदन की बारी है, हो सकता है ये, क्योंकि ये पूछा जा चुका, अब किसकी बारी है? इसकी बारी है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ ले। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बी उत्तर होगा पहले का। अगला सवाल देखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली दिल्ली में, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बम फोड़ा था इन लोगों ने, तो कहां पे था केंद्रीय असेंबली? ये दिल्ली में था। ठीक है, दिल्ली में किसने बम फोड़ा था? भगत सिंह सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। देखिए जो लोग लगातार पिछले लगभग अगर देखें तो 5-6 महीने प्रैक्टिस करवा चुका हूं मैं, आप उसमें अगर देखें तो जो लोग वहां जुड़े हैं
उनका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब एक भी सवाल, सारे सवाल वो लोग सही करेंगे, ठीक है। और आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि आपका कितना सही है। चलिए, तो क्या जवाब होगा इसका? सी इज द राइट आंसर है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्या था मामला देखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली दिल्ली में यह बम फोड़ा। वहां दो मामले, दो डिस्प्यूटेड बिल जो है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उसका नाम ही था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विवाद विधेयक, 2 बिल वहां पर पास हो रहे थे और उसी में ये आते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिलकर के बम फोड़ देते हैं। उद्देश्य क्या था, लिखा था उस पर्चे में, जो उन्होंने बम फोड़ा, पर्चा उड़ाया, उसमें लिखा था इस बहरी सरकार को मुझे जगाना है। जो सरकार बहरी हो गई है उसे हमें जगाना है। तो ये उद्देश्य था 1929 में। तो 2 का सी इज द राइट आंसर, 2 का सी। अगला सवाल है, पहली पुस्तक जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। पहली पुस्तक जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो ये क्या सवाल हो जाएगा? संस्कृत से अंग्रेजी में मनुस्मृति, भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम या पंचतंत्र। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, बहुत सारे लोग आंसर मनुस्मृति समझते हैं, लेकिन मनुस्मृति नहीं है। मनुस्मृति जो अनुवाद की गई वो पर्शियन भाषा से अंग्रेजी में किया गया था 1876 में, एक कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से। 1876 में एक कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से, लाज के नाम से यह किताब का अनुवाद किया गया था 1876 में। किसने किया था इस किताब का? नाथेलियन हॉलहेड, नाथेलियन हॉलहेड ने किया था। तो लेकिन यह किताब जो है वो संस्कृत से अंग्रेजी में नहीं है। हालांकि अगर सवाल पूछे पहली पुस्तक जिसका अनुवाद हुआ, तो वो किताब कौन सी हो जाएगी? मनुस्मृति हो जाएगी, ठीक है। पहली अगर पुस्तक पूछे, अगर पहली पुस्तक पूछेगा जो अनुवाद हुआ जिसका, तब तो सवाल ठीक है। आप देखिए पहली अनुवादित पुस्तक कौन हो जाएगा? पहला अनुवाद किसका हुआ? इसी का हुआ था। लेकिन पूछा क्या है संस्कृत से अंग्रेजी में, तो क्या उत्तर हो जाएगा? भगवत गीता। 1784 में स्थापना हो रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। 1785 में इसका अनुवाद किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। चार्ल्स विल्किंस ने इसका अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस ने इसका अनुवाद किया था भगवत गीता का। आपको पता है जैसा कि भगवत गीता क्या है? महाराष्ट्र का महाभारत का जो छठा पर्व है, जो भीष्म पर्व, वही क्या है? भगवत गीता है। और भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? अगर ये सवाल आपसे पूछता है तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो ध्यान रखिएगा 18 अध्याय हैं। 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। किसमें? भगवत गीता में। और महाभारत में कितना पर्व है? 18 पर्व है। वहां देखिए पर्व शब्द यूज किया जाता है और यहां पर अध्याय शब्द यूज किया जाता है। रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं, ठीक है। रामायण में 7 कांड, महाभारत में 18 पर्व। अगर भगवत गीता की बात करें तो उसमें 18 अध्याय हैं। क्लियर? तो ये जो छठा पर्व है महाभारत का, वो भगवत गीता है और इसी का अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में। चार्ल्स विल्किंस ने 2 साल बाद हितोपदेश का भी अनुवाद किया था 1787 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस ने 1787 में हितोपदेश नामक पुस्तक का भी अनुवाद किया था। क्लियर? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें और किताबें क्या है, आपका पंचतंत्र है, जो सर्वाधिक भाषाओं में, अगर सवाल आपसे पूछ दे सर्वाधिक भाषा में अनुदित पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है? पंचतंत्र। अगर पूछ ले सवाल सर्वाधिक भाषाओं में, ठीक है, सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक भारत की कौन सी है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। क्लियर? तब उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र। चलिए अगला सवाल देखिएगा, भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अभी चर्चा किया आपके साथ में। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। तो इनका 2 याद रखिएगा, 1785 है, 1785 और 1787। तो यहां पे भगवत गीता का अनुवाद किया है इन्होंने, और इसके बाद आपका हितोपदेश का अनुवाद किया है। हितोपदेश का अनुवाद किया है, ये किसने किया है? चार्ल्स विल्किंस ने किया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 का सी इज द राइट आंसर। 4 का सी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है आपका, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भूराजस्व, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भूराजस्व की कौन सी व्यवस्था लागू थी? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, वो कौन सी व्यवस्था है जो लागू थी, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का जवाब करिए। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं भी देखता रहूं आप लोग कितना आंसर दे रहे हैं। यस, अच्छा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भाई। चलिए जल्दी ही BHU आने का अवसर मिलने वाला है, तो मुलाकात वहाँ भी होगी आप लोगों से। आइए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भूराजस्व की कौन सी व्यवस्था लागू थी, ये सवाल है। यानी पूछ रहा है क्या जो 3 व्यवस्था थी, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य में भूराजस्व वसूली की 3 व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। कौन सबसे अधिक क्षेत्र पर लागू थी, यही पूछ रहा है बस। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? रैयतवाड़ी। देखिएगा कितने परसेंट भाग पे लागू है, ये लागू है आपका 51% भाग पर, ये लागू है 19% भाग पर। अब कितना बचा? 51 + 19 70 हो गया, तो बचा कितना? महालवाड़ी 30% पर। ऐसे भी याद कर सकते हैं, रैयत माने क्या होता है? जनता। रैयत माने क्या होता है? जनता। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है भाई, जनता ज्यादा होती है ना। ऐसे एक बार कंसेप्ट समझिएगा, एक बार ऐसे आप दिमाग बनाइए, कंसेप्ट रटिए मत। रैयत माने क्या? मुगल काल में जनता को रैयत कहा जाता था, तो रैयतवाड़ी में जनता ज्यादा है, तो ज्यादा क्षेत्रफल कौन लागू है? यही वाली। बस क्लियर, ऐसे याद रखिएगा। अब और महत्वपूर्ण चीजें क्या इसके बारे में है, देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसमें जनता को भूमि का मालिक माना गया था, और यह व्यवस्था दक्षिण भारत वाले एरिया में, ज्यादातर मद्रास में, बंबई में, इन क्षेत्रों में ज्यादा लागू थी। कारण क्या था? क्योंकि रीजन यह था कि दक्षिण भारत में जमींदार जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का मालिक माना गया था। इस व्यवस्था में किसको माना गया था? जमींदार को भूमि का मालिक माना गया था। किसको? स्थायी बंदोबस्त में। रैयतवाड़ी में किसको माना गया है? रैयत मतलब जनता को माना गया था। और इसमें देखिए महालवाड़ी में ग्राम समूह को, किसको? ग्राम समूह को के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। महाल, ग्राम समूह मतलब क्या है? महाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या किया गया था, अगर सवाल आपसे पूछ दे निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में जनता को भूमि का मालिक माना गया, तो रैयत। बात समझ आई? देखिए यहां भी रैयत शब्द से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा रैयत शब्द अपने आप में क्लियर कर दे रहा है। अगर सवाल पूछ दे किस व्यवस्था में भूमि का मालिक जनता को माना गया, तो किस में माना गया? रैयत में। यानी इसमें जो बिचौलिया, अगर सवाल पूछे ऐसे किसमें बिचौलिया वर्ग समाप्त हो गया? रैयतवाड़ी। क्लियर? ऐसे आप चीजों को कंसेप्ट बनाइएगा तो आपको नहीं भूलेगा। चलिए, यस, बी इज द राइट आंसर, 5 का बी। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दबाने क्रम में कौन दिल्ली में मारा गया था? तो यह सवाल है निकोलसन, हडसन, कैंपबेल एंड नील। देखिए सवाल भी संभवतः पूछा गया था अभी एग्जाम जो हाल में हुआ है, किसने दिल्ली में विद्रोह को दबाया था, यानी किसने दिल्ली के विद्रोह को दमन कर दिया था। दिल्ली मतलब 1857 जो विद्रोह हो रहा है, जब वो दिल्ली विद्रोह पहुंच गया था, किसने उसका दमन कर दिया था, यह सवाल पूछा गया था। यहां क्या पूछा है कि 1857 के विद्रोह के दबाने के क्रम में कौन दिल्ली में मारा गया था। यह सवाल है आपका निकोलसन, हडसन, कैंपबेल या नील। सही जवाब क्या है? निकोलसन। निकोलसन निकल लिए भाई, ऐसे याद करिएगा। जब 1857 के विद्रोही मेरठ से चले और दिल्ली पहुंच गए, जब दिल्ली पहुंच गए तो वहां 2 हत्या किया इन्होंने, 2 लोगों को मारा। ऐसे समझिए कैसे, क्या 2 लोग कौन है? ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ये दिल्ली का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और एक था बिलोबी। बिलोबी कौन था? बिलोबी था शस्त्रागार का प्रमुख। कौन था? शस्त्रागार, जहां पर अशस्त्र रखा जाता है उसे शस्त्रागार कहते हैं, उसी का प्रमुख था बिलोबी। विद्रोहियों ने इसकी हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया था? बिलोबी की हत्या कर दिया था। और जब निकोलसन आया विद्रोहियों को मारने के लिए, तो निकोलसन को भी विद्रोहियों ने मार दिया था। यानी बिलोबी बिला गए, निकोलसन निकल लिए। कहां गए? डायरेक्ट वहीं स्वर्ग पे।
ठीक, तो ये भी निकल लिए। ऐसे ध्यान रखिएगा बिलोबी भी गए और निकोलसन भी, 2 लोग मारे गए थे, याद रखिएगा ए इज द राइट आंसर। अब निकोलसन के बाद जो दिल्ली में विद्रोह को दबाया था, निकोलसन का सन हडसन, ऐसे याद करिएगा, निकोलसन का सन हडसन। यही सवाल पूछा गया था भी आपके हाल के एग्जाम में जो भी हुआ है। तो बी जब पूछेगा सवाल किसने दिल्ली में विद्रोह को दबाया, तो निकोलसन, तो जब निकल लिए तो उनका सन हडसन। बस ऐसे एक बार बोलिएगा तो आपको याद रहेगा 6 का ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया था। देखिए ये सवाल भी इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो गए थे। इतनी बार रटाने के बाद भी सवाल गलत हुआ लोगों का, ये दुख है। तो ध्यान समझिएगा, सवाल को जो है आप लोग क्या करते हैं, सरल सवाल को जल्दबाजी में ले लेते हैं। सवाल में 4 ऑप्शन था, साफ साफ बताया हूं आपको कि 1813 में कंपनी के अधिकारों की 13वीं हो गई थी, ये बताया था आपको 13 में लेकिन 33 में चीन और चाय पर जो एकाधिकार था, चीन के साथ और चाय पर, ये जो बचा हुआ था ये भी समाप्त किया गया था। तो पहले आप जो ऑप्शन दिया था इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए था, जो डाउट आप लोगों ने पैदा कर दिया सवाल में। इतनी बार रटाया सवाल को था कि 13 में 13वीं हो गई थी। अगर पूछा क्या व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के माध्यम समाप्त किया गया था, तो 13 समाप्त किया गया था, इसमें कोई डाउट नहीं था। चीन और चाय के साथ व्यापार जो है वो 33 में समाप्त हो गया था, ठीक है, वो चीन और चाय के साथ 33 में समाप्त हो गया था। तो सवाल जो पूछा था, अगर आपका कॉन्सेप्ट भाव समझे, 4 ऑप्शन था उसमें जो है क्या गलत था, ऐसा कुछ पूछा था। तो अगर आपको ये सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तो सवाल आप गलत ना करते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चाय भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जा रहा है, यानी कंपनी के अधिकारों की 13वीं कर दी जा रही। क्या कर दी गई भाई, 13वीं कर दी गई। 13वीं कब होती, मरने के बाद ना, ये समझाया, इतनी बार रटाया था, उसके बाद सवाल गलत हुआ। ये थोड़ा सा कष्ट है, क्योंकि मैं पहले बताया था आप लोग सरल सवाल को जल्दबाजी में ले लेते हैं। चलिए आगे ध्यान रखिएगा, आगे से गलत ना हो। 7 का बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, केंद्र स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। केंद्र स्तर पर पहली बार, देखिए क्या सवाल पूछ रहा है, केंद्र स्तर पर, ध्यान समझिएगा, केंद्र की बात कर रहा है। पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधानमंडल की व्यवस्था कब की गई, 1853, 1909, 1919 या 1935। सही जवाब क्या होगा, 1935। देखिए 1919 में क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, नोट कर लीजिए, यहां से ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जूनियर सुपरटेट में ये सवाल रहेगा, यहां से ये जान लीजिए, तय मान लीजिए। देखिए क्या है मामला है, यहां समझ लीजिए 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में क्या किया गया था, द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। क्या किया गया था, द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। और 1935 में ही केंद्र स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। 1935 के अधिनियम से केंद्र स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी और प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी 35 के अधिनियम से। और तभी जाकर के आप देखते हैं 1937 में फिर प्रांतों में क्या होता है, चुनाव होता है। प्रांतों में क्या होता है, चुनाव होता है। क्लियर, 37 में चुनाव होता है 11 प्रांतों में, जिसमें 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 5 में फुल मेजॉरिटी, बंबई में लगभग मेजॉरिटी और 2 में गठबंधन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम का बहुत पेट सवाल रहेगा। तो क्या उत्तर हो जाएगा, सवाल पूछा क्या है, पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल, तो सही उत्तर क्या होगा 1935। सही सवाल क्या हो जाएगा 1935। अगर पूछेगा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन तो 1919, और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करना 1935। क्लियर, ऐसे दिमाग ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा सही है। सती प्रथा को नियम 17 के तहत बंद किया गया था। शिशुवध को बंगाल नियम 21 के तहत बंद किया गया था। दास प्रथा को 5वें नियम के तहत समाप्त किया गया था। और सभी सही है।
तो ये कह रहा है, सिंपल सी बात है ये। आइए देखते हैं जरा सा। देखिए सती प्रथा, 17 मतलब खतरा, ऐसे याद करिएगा भाई। सती प्रथा क्या था? अरे ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा था, जिसको राजा राम मोहन राय ने क्या किया, समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और 1829 में यह अधिनियम बना था। कब? 1829 में अधिनियम, 1829 में अधिनियम बना। और वो कहां पर? पहले बंगाल में। पहले बंगाल में 1830 में मद्रास और बंबई में भी यह कानून लागू हुआ था। तो 17 मतलब खतरा विलियम बेंटिक के समय, विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये नियम बना था। तो ये क्लियर है। शिशु वध को बंगाल नियम 21 के, देखिए पूरे भारत के लिए नहीं था ये बंगाल के लिए ही है, क्योंकि इसके लिए और भी नियम है। तो बंगाल नियम 21 के तहत शिशु वध मतलब छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा था। बेटियां पैदा हो गई, मार दो। अरे ऐसा था नियम। इस नियम से 21 से एबॉलिश किया गया था। और दास प्रथा को नियम नंबर 5 के तहत समाप्त किया गया था। एलन बरो के समय समाप्त हुआ था ये। दास प्रथा के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हम लोग चर्चा आगे करेंगे। यहां से 3-4 सवाल और बनते हैं। सबसे पहली बार कब हुआ? किस गवर्नर जनरल ने इस पर रोक लगाया? फिर किसने इस पर प्रयास किया? फिर किसने समय एबॉलिश हुआ? ये 4-5 सवाल बनते हैं। हम सवाल आगे भी इसको करवाऊंगा। चलिए तो अगला देख, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा, सभी सही होगा। 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब देखिएगा, एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा एंड दीवान चमनलाल। ये सवाल मैं कई बार चर्चा किया हूं, तो ये पूछा जाता सवाल है, ये अक्सर सवाल ये पूछ लेता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो 1920 में स्थापना हो रही है। अगर सवाल आपसे पूछे पहली संस्था जो है जो मजदूरों की बनी वो कौन सी थी, तो मद्रास श्रमिक संघ था जो 1918 में स्थापित हुआ था। अगर पूछे क्या नियमित रूप से, ध्यान समझिएगा शब्द, नियमित रूप से शुल्क सहित सदस्यता, मतलब कह सकते हैं नियमित रूप से सदस्यता वाली पहली श्रमिक संघ, नियमित रूप से, नियमित रूप कह सकते हैं नियमित और संगठित रूप से, ऐसे शब्द यूज करिएगा। अगर ये शब्द यूज करता है नियमित और संगठित रूप से स्थापित पहली संस्था, स्थापित पहला श्रमिक संघ, तो क्या हो जाएगा आपका श्रमिक संघ? क्या हो जाएगा? मद्रास श्रमिक संघ। कब स्थापित हुआ था? मद्रास श्रमिक संघ। इसमें सदस्यता शुल्क भी लगता था। तो ये सवाल अगर पूछता है आपसे, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1918 में मद्रास श्रमिक संघ था। ये क्या पूछ रहा है? ऑल इंडिया। ये क्या है? ऑल इंडिया स्तर पर, जिसको बोलते हैं आप अंग्रेजी में बात करें तो एटक। क्या बोलेंगे? एटक बोलेंगे, एटक बोलेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है। कौन अध्यक्ष इसका है? देखिए जोशी, जो जोश में है, जो जोश में होते हैं संस्था वही स्थापित करते हैं। ऐसे एक बार दिमाग से बनाइए कि जो जोश में होते हैं संस्था वही स्थापित करते हैं। तो एनएम जोशी जो है, ये पहले जो इन्होंने क्या किया था, एटक की स्थापना इन्होंने किया था। ये क्या है? लाला लाजपत राय, जो लाल हो जाए बीच बीच बात बात में, वो अध्यक्ष बना। क्या बना? अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जो जोशीला हो, जो बात बात में एकदम बिल्कुल नहीं, मैं अब करके दिखा दूंगा। तो ये क्या थे? अध्यक्ष। ये क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ये भी सवाल पूछा जाता है। जोसेफ बैप्टिस्टा क्या थे? उपाध्यक्ष। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और आपके दीवान चमनलाल ये महामंत्री थे। तो सबके बारे में जानते रहिएगा, कोई भी पूछ सकता है। ये भी सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा ही सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो जोश में, जो जोश में रहेगा वही संस्था की स्थापना किया है श्रमिक संघ की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 10 का ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, देखिए 10 सवाल मॉडर्न इंडिया के, 10 मिडवल के और 10 एंशिएंट के, ऐसे हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, जिससे पूरा आपका जो है रिवाइज होता रहे। यानी कुल एक ही मिलाकर के एक उद्देश्य है, आपकी सफलता
और जैसा कि कल जब सूचना आई तो मैंने एक ही बात कहा था कि हम तो चाहते हैं आपकी प्रत्येक वर्ष चुनाव हो, प्रत्येक वर्ष चुनाव हो, और ऐसे ही हम युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए ऐसी भर्ती आती रहे। तो समझ लीजिए आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन ईयर में आप जी रहे हैं, इसलिए बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर हो जाइए कि 17 अक्टूबर को कुछ भी खतरा ना हो, सब कुछ सेफ निकल जाए। उसके लिए आज से बिल्कुल शुरू हो जाइए। अभी इतना टाइम है, इतना टाइम भी नहीं है कि अब आप सो जाएं, लेकिन इतना टाइम है कि आप अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, इतना समय नहीं है कि आप सो जाइए, लेकिन इतना टाइम जरूर है कि आप अपना भविष्य यहां से डिसाइड कर सकते हैं। अरे 55 प्लस आपको सैलरी मिलेगी जूनियर सुपरटेंडेंट में ज्वाइन करते ही। तो समझ सकते हैं आप जो है, अभी आप 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 में एक छोटे से कमरा लेकर के अपना खर्च चला ले रहे होंगे, अचानक आपको मिल जाएगा 55 प्लस। तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है, तो बिल्कुल इसे जाने मत दीजिएगा। चलिएगा, अगला सवाल ये क्या है, निम्न में से कौन सुल्तान है जो लूट के माल का 4/5 भाग राज्य को और 1/5 भाग सेना के लिए निर्धारित किया था? ये सवाल है आपका। तो ये किसने किया था? ये सवाल किसने किया? इसका क्या जवाब होगा भाई कि राज्य खुम्स क्या होता है, देखिएगा यहां लिखा भी है, देखिए लूट का माल। जैसे मान लीजिए सेना जा रही है जीतने के लिए, मान लीजिए है यहां से चले इलाहाबाद से कानपुर, बीच पड़ गया फतेहपुर, तो फतेहपुर को लूट लिया। जीतने जा रहे हैं कानपुर, लेकिन जीत लिया फतेहपुर, तो वहां से जो पैसा रुपया मिला, अब उसके बारे में यह है कि 4/5 भाग यानी 80%। 4/5 का मतलब क्या हो गया? 80%, और 1/5 का मतलब कितना हो गया? 20%। तो 4/5 यानी 80% भाग राज्य को, 1/5 भाग आपको सेना को देने का प्रावधान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। देखिए इसमें 2 ऑप्शन में करके होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी 1 और 2। अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। लेकिन अगर सवाल पूछ दे यहीं पे, अगर यही सवाल पूछ दे किसने पहली बार किया था, किसने पहली बार किया था, उत्तर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा। फिर क्योंकि पहली बार पूछ रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी एमबीटी से पहले है, किया दोनों ने है, लेकिन उससे वो पहले है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तब ए हो जाता। लेकिन पूछा क्या है, यहां ऑप्शन करके पूछा, इसका मतलब 2 पूछा जाता है, तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। 1 और 2। अगला सवाल है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही क्रम। ये सवाल देखिए बार बार घुमा फिरा करके पूछ लेता है, तो इसको भी आप एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। देखिए इतनी प्रैक्टिस कर डालिए ना, इतना रट जाए, सरल सवाल गलत ना हो। और आप अगर सरल सवाल बचा लिए तो आपका सिलेक्शन तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही क्रम बताइए। दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। क्या जवाब होगा भाई इसका? दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान। चलिए देखिए जरा सा, अब सबसे पहले उसने क्या किया था, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे पहले उसने मुद्रा के बारे में कुछ किया, फिर योजना, और फिर मुद्रा, फिर योजना, ऐसे याद रखिएगा। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना, यानी कोई भी शासक होगा पहले वो मुद्रा के बारे में, यानी पहले पैसा आए। जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा वो समझे, जिसको याद है वो तो सोफा अच्छी बात है, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो समझे जरा सा। कोई भी शासक होगा पहले ऐसी योजना बनाएगा जिससे पैसा आ जाए, तब योजना बनाएंगे। या ऐसे आप अपना सिंपल समझिए कि आपके जब दिमाग में हो भाई हाँ पिताजी का 15,000 रुपये आने वाला, इस बार नाइकी का शूज लेंगे, तो पैसे का जब आने तब आप बनाते हैं ना, जब पैसे का हो तब आप योजना बनाते हैं ना, कि इस बार 15,000 आएगा तो इसमें नाइकी का शूज ले लेंगे।
ऐसे समझिएगा। यहाँ पे यहाँ भी देखिए क्या है, मुद्रा के बारे में पहले है, फिर योजना, फिर मुद्रा, फिर योजना। तो देखिएगा दोआब में जो कर वृद्धि है इसकी पहली योजना है। हालांकि योजना सब इसकी फेल हो गई तो आपको पता है, ये सब पता है आपको। और राजधानी परिवर्तन इसकी दूसरी योजना है, सांकेतिक मुद्रा तीसरी योजना है और खुरासान अभियान इसकी चौथी योजना है। तो देखिएगा जब दोआब में कर वृद्धि करेगा तो क्या आएगा भाई, मुद्रा आएगा ना, पैसा आएगा ना, पैसा आएगा ना उससे। तो बस इतना समझिएगा कि पहले कर वृद्धि करके पैसा ले लिया, फिर योजना बनाया राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा चला दिया और उसके बाद खुरासान और कराचिल अभियान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। बस इतना दिमाग ध्यान रखिएगा कि पहले आपको जब कोई भी योजना बनानी होती है तो पहले आप मुद्रा सोचते हैं कि मुद्रा कहां से आएगी, ये नाइकी की सूच कहां से लूंगा, 15,000 बाद दीदी भेज रही हैं, तो ऐसे सोचिएगा जब जो है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रटिए मत, रटने भूल जाता है। ऐसे आप कोरिलेट करिए, पहले जो है पैसा आने की व्यवस्था करिए, तब योजना बनाइए राजधानी परिवर्तन। क्लियर? चले, यस, डी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13। बाबर की मृत्यु के बाद पहली बार उसे कहां दफनाया गया था? आगरा, काबुल, दिल्ली, लाहौर। कहां उसे दफनाया गया है ये सवाल बाबर का, और ये वर्तमान में कहां है? उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से भी सवाल पूछने की शैली बन रही है एग्जामिनर्स की, ये भी ध्यान रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का। तो फरगना उज्बेकिस्तान में है। और जब मरा कब था? ये मरा था 26 दिसंबर 1530 को। उसके 3 दिन बाद 30 दिसंबर को गद्दी पर बैठ जाता है कौन? हुमायूं। ठीक है, वो चर्चा आगे करूंगा। तो फरगना उज्बेकिस्तान में है, वहां जन्म हुआ था। पहले इसको आगरा में दफनाया गया और उसके बाद फिर काबुल ले जाया गया था। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण किया था? शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि, यानी पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम पहले फरीद था। क्या नाम था इसका? नाम फरीद नाम था इसका नाम था पहले क्या? फरीद नाम था। और इसने शेरशाह की उपाधि कब धारण किया है? यह सवाल है आपका। चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या घाघरा का युद्ध? देखिए जो चंदेरी का युद्ध है ये 1500 कब हुआ है? 1528 में हुआ है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ है। ठीक है, अब लेकिन देखिएगा इसमें किस युद्ध में ये साथ में है? तो देखिएगा घाघरा युद्ध कहां गया? चंदेरी युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में जो हुआ था, जिसमें मेदिनी राय है, इसमें इसी युद्ध में शेरशाह सूरी मुगलों की तरफ से पहली बार भाग लिया था। मुगलों की तरफ से पहली बार भाग किसमें लिया था? चंदेरी के युद्ध में। और उसी युद्ध में इसने कहा था कि अगर भविष्य में मेरा भाग्य साथ दिया, तो केवल भाग्य भरोसे नहीं बैठा था, ध्यान रखिएगा। जैसे कभी आप लोग कहते हैं कि भाग्य साथ दे देता लेगा तो जूनियर सुपरटेंडेंट सर इस बार निकल जाएगा, ये नहीं। आप मेहनत करिए, पहले मेहनत करिए, भाग्य साथ देगा आपका, बिल्कुल। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या है कि चंदेरी के युद्ध में पहली बार मुगलों की तरफ से शेरशाह सूरी शामिल हुआ था, यह भी सवाल पूछा जाता है। और इसी में कहा था कि अगर भविष्य में मेरा भाग्य साथ दिया, मैं खूब मेहनत करूंगा, और इसने मेहनत किया भी है, तो मैं मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। ये इस युद्ध में कहता है। ठीक है, देखिए चौसा का युद्ध हुआ है, जो बिहार में चौसा है, यहीं पर जो युद्ध हुआ है। और यहां पे हुमायूं को इसने परास्त कर दिया था। हुमायूं को इसने क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया था युद्ध। और किसी तरह एक भिस्ती, जो केवट जिसको आप बोलते हैं भिस्ती, उसने जान बचाई थी हुमायूं की। और कहा जाता है कि फिर हुमायूं ने उसे कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, ऐसा उल्लेख इतिहासकार करते हैं, उसे भारत का बादशाह बनाया था। वो एक अलग इशू है। तो यह ध्यान रखिएगा 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध है, इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया था पहली बार। और इसी युद्ध के बाद उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण किया था। क्लियर? और बिलग्राम के युद्ध के बाद जो 40 में हुआ था, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं?
कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। कौन? शेरशाह सूरी। सही जवाब क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन है? यह सवाल है। हसन निजामी, फिरदौसी, कुतबी या चंदबरदाई? आइए देखिए जरा सा भाई, महमूद गजनवी जो है ये क्या है? ये अरब है, अरबी है, अरब का था या तुर्क था? तो क्या था? तुर्क था। अगर सवाल पूछे कि गजनवी क्या है, अरब का था या तुर्क? भाई गजनी का था, ये तुर्क था। अरब का जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में आक्रमण करता है भारत पे, वो अरब था, अरब का था। और ये क्या है? ये तुर्क था। ठीक है, तो हसन निजामी, फिरदौसी, उतबी। तो पूछा क्या है? दरबारी इतिहासकार। सही उत्तर क्या है? उतबी। तारीख ए यामनी किताब लिखा था इसने। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बताएंगे, पूरा 100% उत्तर सही बताएंगे आप लोग। क्योंकि अब टाइम कम है, सबका कमेंट मैं नहीं ले पाऊंगा, इसलिए कमेंट नहीं ले रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो सही जवाब है, आप लोग, उम्मीद करता हूं जो लोग लगातार प्रैक्टिस भाग लिए हैं, नाम चूंकि दिख रहा है, चेहरे समझ में आ रहे हैं कौन कौन से लोग हैं। कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पुराने लोग जुड़े हैं उनका 100% सही होना चाहिए, 100%। तारीख ए यामनी, तारीख ए यामनी जो है ये किताब का नाम है, जो लिखा था किसने? उतबी ने। जो फिरदौसी हैं दरबार में ये भी हैं, इनकी किताब का नाम है शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। तो इनके बारे में कहानी ये है मिलती है कि इन्होंने कहा था कि आप ये किताब लिख दीजिए, आपको सोने के सरफी दूंगा। और जब किताब लिख दिया तो चांदी देने लगे, नाराज हो गए थे फिरदौसी। किससे? महमूद गजनवी से। इसके अलावा इनके दरबार में बैहाकी भी हैं। कौन थे? बैहाकी थे, अलबरूनी थे, अलबरूनी, और आपके फराबी। तो इतने विद्वान थे किसके समय में? महमूद गजनवी के समय में। ध्यान रखिएगा, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी, अलबरूनी एंड फराबी, ये कुल 5 विद्वान हैं जो गजनवी समय में थे। लेकिन जो दरबारी इतिहासकार है, जिस किताब का नाम क्या है? तारीख है यामनी। तारीख माने यहां होता है इतिहास, यामनी मतलब यहां उनका वंश। यामनी जो था क्या था? गजनवी का वंश था। तो तारीख है यामनी यानी गजनवी वंश का इतिहास। क्लियर? सही उत्तर क्या है? सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 16। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया था? कि मतलब उसमें संस्कृत में लिखा था और चांदी का मुद्रा जारी किया है। यह सवाल है आपका, यह सवाल है भाई आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिएगा। शेरशाह, मोहम्मद बिन कासिम, अकबर एंड महमूद गजनवी। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख, संस्कृत में उसने मुद्रा लेख के साथ में चांदी के सिक्के जलाया था। तो शेरशाह, मोहम्मद बिन कासिम, अकबर एंड महमूद गजनवी। देखिए चांदी सिक्का सब चलाए हैं, मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ करके। इनको छोड़ दीजिए, ये नहीं चलाए हैं, ये भी चलाए हैं, ये भी चलाए, ये भी चलाए। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? संस्कृत मुद्रा लेख लिखा हुआ है, उसमें मोहम्मद अवक्ता बेकम लिखा हुआ है संस्कृत में। और सही उत्तर क्या होगा? महमूद गजनवी। क्या कहा जाता है इस सिक्के को? देहली वाल या दिल्ली वाल। कहीं कहीं दिल्ली वाल लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं दिल्ली वाल लिखा मिलता है, और कहीं कहीं आपको देहली वाल सिक्का लिखा मिलता है। देहली वाल सिक्का लिखा मिलता है। तो यह ध्यान रखिएगा, दिल्ली वाल या देहली वाल। एक और जान लीजिएगा, यही इसी नाम से देहली वाल या दिल्ली वाल जो सिक्का है, ये गोरी का भी है। लेकिन गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन है, लक्ष्मी गोरी है, बताया था आपको। तो जो गोरी का सिक्का है वो लक्ष्मी का है, लेकिन है चांदी का। और ये भी दिल्ली वाल या दिल्ली वाल कहलाता है, और गोरी का सिक्का भी दिल्ली वाल या दिल्ली वाल कहलाता है। लेकिन अंतर क्या है? महमूद गजनवी के सिक्के पर संस्कृत में लेख लिखा गया है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। 16 का डी। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान का क्रम निर्धारण करिए। अब तो ये सब सवाल आप लोगों के लिए हलवा हो रखा होगा।
देखिए ऐसे सवाल हम लोग बचा लेंगे जब ना एग्जाम में, तो जूनियर सुपर टेट बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगा, ये जान लीजिए। अगर ये सब सवाल बचा लिए हम लोग तो आपकी मुट्ठी में होगा जूनियर सुपर टेट। और जान लीजिए कि अब 22 में चुनाव है, फिर बाद में आप मत कहिएगा कि वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली। ये तो हर सरकार का नियम है कि जब उनका अंतिम वर्ष होता है तो पूरा, और सोचिए 17 अक्टूबर का एग्जाम है, नवंबर में आपका रिजल्ट, और आप मिठाई खाइए, फिर नवंबर शुरू कर दीजिए, अच्छी दीपावली बीतेगी आपकी। तो अभी बिल्कुल अब जो टाइम है, आज समझ कितना 3 सितंबर है और 17 अक्टूबर को एग्जाम है, तो अब बिल्कुल एकदम डू और डाई, करो या मरो, आपके लिए अब यही होना चाहिए 17 अक्टूबर तक, अगर आप इस परीक्षा को लेकर के कॉन्शियस हैं तो। ठीक है, चलिए। देवगिरी, तेलंगाना, होयसल एंड पांड क्या है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान का क्रम? क्या क्रम है इनकी योजनाओं का, अभियान का? देवगिरी, तेलंगाना, पांड। ये तो बहुत सिंपल ट्रिक बताया हूं ना भाई, क्या बताया था? द तेल हो पांडे। तो सिंपल ट्रिक है ये, तो बिल्कुल बहुत आसान ट्रिक है, जब आप इससे सवाल लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए भाई, द तेल हो पांडे, देवगिरी, तेलंगाना और होयसल और आपका पांडे से, मदुरा के पांड है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, हम पांडे लिखे तो पांडे ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो द तेल हो पांडे, तो ऐसे याद रखिएगा, बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा आपका। तो ये शायद क्रम से लिखा भी है, हाँ बिल्कुल क्रम से लिखा है, 1 2 3 4, ऐसे याद रखिएगा। बाकी और घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, देवगिरी राजधानी देवगिरी थी, तेलंगाना जो है ये वारंगल क्षेत्र है, और यहीं की रानी रुद्रांबा थी। वारंगल क्षेत्र की रानी कौन थी? रुद्रांबा, जिसके बारे में कौन उल्लेख करता है? मध्यकालीन राजकुमार यात्रियों का। कौन? मार्को पोलो। मार्को पोलो जब आता है भारत में तो किस बार उल्लेख करता है? यहीं की रानी थी रुद्रांबा, जिसके बारे में उल्लेख करता है मार्को पोलो, जो वेनिस का यात्री था, जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब आप कमेंट करेंगे, चीनी यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? चीनी यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ये कमेंट करके बताइए। चलिए, ये सवाल हो गया 17 का, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक की मां हिंदू थी? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। ये बताना है किसकी मां हिंदू है। मतलब शासक तो देखिए ये सब मुस्लिम है, लेकिन इनकी मां जिससे ये पैदा हुए हैं, यानी इनका जो पिता है वो मुस्लिम है, लेकिन मां इनकी हिंदू है। जैसे परंपरा भाई की पिता से लिया जाता है, इसलिए जो सुल्तान देखिए नाम क्या है? तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, ये सब है मुसलमान, लेकिन इनकी मां हिंदू है। सही जवाब क्या है? डी इज द राइट आंसर। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आगे मुगल काल में किन किन शासकों की मां हिंदू थी। करवा चुका हूं, अब आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि मुगल काल में कौन कौन शासक हैं जिनकी मां हिंदू हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, सबसे अधिक बार कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कोलकाता, मद्रास, बंबई या लाहौर। ये भी सवाल बहुत कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता जो है इसका सही जवाब है, कलकत्ता के बाद मद्रास है, फिर लाहौर है, तो ये क्रम है इनका। तो सही जवाब क्या है आपका? कलकत्ता। हो सकता है पूछ दे कि दूसरा पूछ दे, दूसरे नंबर पे कौन है? वो फर्स्ट नंबर पे है कलकत्ता, और सेकंड नंबर पे क्या है? मद्रास। चलिए 19 का ए इज द राइट आंसर। अगला है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? यानी चंगेज खां जब भारत पर आक्रमण कर रहा है, चंगेज खां जब भारत पर आक्रमण किया, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सारे सवाल तो करा चुके हैं, लगभग देखा जाए तो। अरे मेरे भाई, इतिहास थोड़ी बदल दूंगा मैं, अरे इतिहास मैं नहीं बदल दूंगा। ठीक है, और जूनियर सुपर टेट का लेवल बिल्कुल फिट है। जूनियर सुपर टेट के लिए ये प्रैक्टिस बहुत बेहतर है। ठीक है, ये ऐसे सवाल पूछेगा और कुछ सवाल टफ जरूर आएंगे, उसके लिए भी है, अभी शुरुआत है, उन सवालों को भी लेकर के आऊंगा। जैसे अभी पेट का एग्जाम हुआ था तो मैं करवा रहा था, उसमें सवाल पूछ लिया था। देखिए किसी ने चैलेंज भी किया था कि आपने सवाल नहीं कराया था, किसी स्टूडेंट ने चैलेंज किया था
तो करवाया था मेरे भाई, पेट की प्रैक्टिस में बहुत करवाया हूं, उसमें चर्चा के दौरान मैंने डिस्कस किया था। हालांकि ये सवाल नहीं करवाया था, सवाल पूछा था खिलाफत आंदोलन का किसने विरोध किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। डायरेक्ट सवाल नहीं करवाया था, लेकिन जब मैं सवाल खिलाफत करवा रहा था तो उसमें डिस्कस किया था कि जिन्ना ने गांधी जी से कहा कि इस धार्मिक मुद्दे को या इस जो बाहर का मुद्दा है, तुर्की का मुद्दा है, आप भारत में क्यों ला रहे हैं, तो जिन्ना ने इसका विरोध किया था। ये पेट का सवाल है, तो पेट के लेवल थोड़ा सा कठिन जरूर था, लेकिन ये डिस्कस के दौरान किया था। तो कुछ सवाल ऐसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसलिए डिस्कस भी बहुत जरूरी है, उसको भी सुनते रहा करिएगा। जो सवाल के दौरान मैं करता रहता हूं तो वो भी आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जब भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर रहा है तो किसके काल में है वो? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या ऐबक। सही जवाब क्या है? इल्तुतमिश। कब? 1221 ईस्वी में। मामला क्या था? मामला था कि गोर क्षेत्र जो था, गजनी गोर का जो क्षेत्र था, गोरी जो है वहां पर एक युद्ध हो रहा है, अंधखुंद का युद्ध। ख्वारिज्म शाह ने अंधखुंद के युद्ध में गोरी को परास्त कर दिया था, और उसी का उसका बेटा था जलालुद्दीन मकबरनी। तो उसने कहा कि भाई जब मेरे पिता का क्षेत्र हो गया तो मेरा भी क्षेत्र यही हो गया। तो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए आ रहा है कौन? चंगेज खां, जो मंगोल था। और फिर इल्तुतमिश ने बड़ी ही बुद्धिमानी पूर्वक इस चंगेज खां के आक्रमण को क्या कर दिया था? शांत कर दिया था। सिंध तक आ गया था, सिंध क्षेत्र तक पहुंच गया था चंगेज खां। लेकिन इसने क्या किया था? इसने जिसका ये पीछा कर रहा था उसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी उनका नाम था, और उनका पीछा कर रहा था, और इसी के दूत की हत्या करवा दिया था किसने? इल्तुतमिश ने। और हत्या करवा करके इस तरह से चंगेज खां के आक्रमण से भारत को बचा लिया था, नवोदित सल्तनत को बचा लिया था। सही जवाब क्या होगा आपका? 20 का सी इज द राइट आंसर। 20 का सी इज द राइट आंसर। ये अगला सवाल है आपका, सूची मिलान करना है। देखिए प्राचीन काल पे हम लोग आ गए, अब तो मिडाइवल के बाद अब आपका एंशिएंट हिस्ट्री। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये जो है इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिएगा जो चारों वेद है, वेद को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो वेदों को समझने के लिए आगे चल करके गद्य में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए, या कहिए संहिता को समझने के लिए, गद्य में ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ये गद्य में लिखे गए, और प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद आपका उपनिषद। अरण्यक क्या था? जो जंगल में लिखा गया। और उपनिषद कौन सा है? जो गुरु के समीप बैठ के लिखा गया। और इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत त है, ठीक है, नहीं आप वही करिए बागोर और बाघौर वाला अंतर कर दें। तो वेदांत है, उपनिषद क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्रम पूछता है तो पहले क्या लिखेंगे? वेद लिखेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर अरण्यक लिखा गया है, और फिर आपका उपनिषद है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद को सबसे लास्ट में है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। ये गुरु के समय बैठ के लिखा गया, ये जंगल में लिखा गया। और वेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वेद को क्या कहा जाता है भाई? संहिता कहा जाता है। इसी को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, तो अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे देखिएगा ऋग्वेद के क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण। क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण आपका जो है वो ऋग्वेद का है। सामवेद का क्या है? जैमिनी ब्राह्मण। यजुर्वेद का क्या है आपका? तैतरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का क्या है? गोपद ब्राह्मण। अब जैसे देखिएगा याद कैसे करेंगे, मुद्दा अभी ये है, मेन चीजें आकर रुक जाती है। भाई किताब में लिखा ये तो, लेकिन आपको याद करना, ये थोड़ा सा आप सोचिएगा। जाए सबसे अंतिम में कौन सा वेद है? अथर्ववेद। सबसे अंतिम में कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। और अंत में कहा जाता है कि गो। जब आपका काम कहीं जाइए, काम करके आप गो वेंट गान ऐसा कहा जाता ना, गो, तो याद रखिएगा अंतिम वाला क्या है? गो। ठीक है। पहला वेद कौन? ये तो आप जानते हैं। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद ना। या देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऐतरे। ए जी सुनते हो ना?
मतलब आपको किसी बुलाना होगा तो आप पहले क्या बोलते हैं, बुलाते हैं ना आप उसे, और अंतिम में गो करते हैं। ऐसे कुछ चीजों को शब्दों को पकड़ा करिएगा, अपने से बनाया करिए। ये तो जैसे मैंने सोचा है, कुछ अपने सोचा करिए। तो एतरे कौशितकी अगर पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे ब्राह्मण पूछे ग्रंथ, चाहे अरण्यक पूछे और चाहे उपनिषद पूछे, क्या एतरे और कौशितकी अगर आ जाए तो ऋग्वेद आंख मूंद के मार दीजिए। चाहे ब्राह्मण पूछे, चाहे अरण्यक पूछे, चाहे आपका उपनिषद पूछे। क्लियर? ऐसे कुछ शब्द पकड़ा करिए आप जो है। तो 1 का 2 हो जाएगा, B का 4, D का 1, A का बाकी जो 3 है। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? A का 2, B का 4, C का 3। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुकिए। तो A का 2 किस में है? A का 2, B का 4, C का 3। हाँ, तो D उत्तर हो जाएगा इसका। क्या उत्तर हो जाएगा? D इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण का देखिएगा, यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं भाई। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यही वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। कौन सा? यजुर्वेद। तो ये गद्य में भी है, पद्य में भी है। तो जिसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है वो शुद्ध वेद है, वो पद्य में है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य पद्य दोनों में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी का आपका शतपथ ब्राह्मण है आपका, किसका? आपका यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद बताया आपका, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद को यज्ञ वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? यज्ञ वेद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी में जो वैदिक कर्मकांड है इस वाले वेद में है। और इसमें आपको बताया कि 2 पार्ट है, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे शुद्ध वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध वेद कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल पद्य में है। ये किस में है? पद्य में है। और इसी शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। अभी आपने मिलाया था तैतरी, तो तैतरी जो है आपका ये कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है? तैतरी जो है आपका वो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसी का पार्ट है, ऐसा नहीं कि गलत है वो। ठीक है, 22 का B इज द राइट आंसर। चलिए यहीं तक रखता हूं, क्योंकि आगे भी क्लास है तो इसको यहीं तक रखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर कट। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसड़ी आवत जात है सिलवट पड़त निशान। आप लोग जो है साइको भी पढ़े होंगे, तो थांडाई का जो अभ्यास का जो नियम है उसी से परफेक्टनेस आएगी, उसी से आप परफेक्ट बनेंगे। तो जितना मैक्सिमम हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। और अब ये जो दिन बचे हैं वो दिन आपकी उंगली पे, अगर एक दिन आपकी पढ़ाई किसी कारणवश 1 घंटे नहीं होती है तो आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। इस भावना से आपने आपको मेंटली प्रिपेयर करिए। अब आपका समय बिल्कुल नहीं बचा है, 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। 17 अक्टूबर तक आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, सिर्फ अपने विषय के अलावा। ये डेडिकेशन, इस तरह कंपटीशन हो गया, ये जान लीजिए। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जो लोग अभी एग्जाम दिए हैं वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो 17 अक्टूबर तक आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है कि आप अपने इन किताबों के अलावा 1 मिनट भी आप कुछ इतर सोच सके। और जो कर लेगा चंद्रा में उसको माला जरूर पहनाया जाएगा, उसे लड्डू जरूर खिलाया जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक, कल फिर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे शाम को 4 बजे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज और, कैसा लगा आपको सेशन ये भी बताइएगा, जिससे कि कल जो है और बेहतर किया जाए। ठीक है, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अपने सुझाव भी। और जो लोग पुराने वाले लोग हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे किसमें कितना सही हुआ। कितने सवाल किया हम लोगों ने? 22 सवाल किया है, और उम्मीद करता हूं कि आपका 100% सही जवाब होगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोग जरूर जो है। आज के लिए इतना ही, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
जब मंजिल पास हो, मंजिल चंद्रा इंस्टीट्यूट हो, तो सोचना क्या। प्यारे दोस्तों, आपको न्यू बैचेस की जरूरत थी। चंद्रा इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कॉल आ रहे थे, डिमांड आ रही थी, तो सभी बैचेस के, सभी कोर्सेस के न्यू बैच आपको दिया जा रहा है चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा 25 अगस्त से। देखिए, यूपी टेट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड, याद रखिए एलटी ग्रेड प्लस टीजीटी, ये मास्टर बैच दिया जा रहा है दोनों एक साथ। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप वीडियो देख सकेंगे। यूपी पीजीटी 25 अगस्त, 50% डिस्काउंट रहेगा प्रथम 1000 भाई बहनों के लिए। देखिए, इसके अलावा सिविल और इंडिविजुअल बैचेस की बात किया है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन 25 अगस्त से सारे बैचेस हैं। इंडिविजुअल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आप देख सकते हैं। 50% डिस्काउंट प्रथम 1000 भाई बहनों के लिए। यूजीसी फर्स्ट पेपर, यूजीसी में आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, सेकंड पेपर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सेकंड पेपर आपको मिल जाएगा। 25 अगस्त से न्यू बैच आपका लॉन्च हो रहा है। डिफेंस आप कई भाई बहन आपके डिफेंस की जरूरत थी, एनडीए एंड एयरफोर्स, ये फाउंडेशन बैच है, 25 अगस्त से आपको मिल जाएगा। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड बहुत ही आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड 9th 10th 11th, ये आपका 1 सितंबर से आपका लाइव बैच प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए, ये कुछ मोबाइल नंबर हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए आपकी मदद के लिए। ये हमारे ब्रांचेज हैं, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, कानपुर, आगरा, झांसी, फैजाबाद, ये हमारे ब्रांचेज हैं। प्रयागराज के अलावा देखिए, एडमिशन कैसे लेंगे आप, गूगल प्ले स्टोर पर लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, सीधे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो भैया। और जैसे आईडी पासवर्ड बनाते हो फेसबुक पे, वैसे सेम आईडी पासवर्ड आप बना लो, अकाउंट क्रिएट कर लो आप, नेम, मोबाइल नंबर, आईडी पासवर्ड, ये सब। उसके बाद आप होम पेज पर जाएंगे, वीडियो कोर्स पर जाएंगे, वॉच वीडियो और बाई कोर्स, अपना कोर्स आप बाई कर लेंगे। चंद्रा इंस्टीट्यूट हर प्रकार से आपकी मदद के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, हमारे पिछले रिजल्ट आप देखिए, इतना पसीने बहाते, इतना मेहनत करते हैं टीम। कोई भी कोर्स हमने लॉन्च किया, हम जी जान लगा देते हैं, समर्पित भाव से कोशिश की है। तो आप स्वयं और अपने छोटे भाई बहनों को जरूर आप बताएंगे यदि आप चंद्रा के बारे में जानते हैं, रिजल्ट देखा। थैंक यू वेरी मच।